क्लास 12वीं की कक्षा में पतंग कविता को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत हैं। इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा आज़ादी के बाद के कवि हैं, जो मैं समझता हूँ कि न केवल हमारी सामाजिक संरचना को वरन हिंदी काव्य धारा को, इसके पढ़ने वाले और समझने वाले को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से समझते हैं। ये कविता जो पतंग आज हम लेकर के प्रस्तुत हैं, ये उनके ग्रंथ, उनकी रचना दुनिया रोज बनती है से संकलित है। इसमें बरसात के जाने, शरद ऋतु के आने और उस बीच में बच्चों का जो कौतूहल होता है, बच्चों का जो उत्साह और उमंग होता है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए कविता के अंश को। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। हमारे यहाँ 6 ऋतुओं में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, दुनिया का ये पहला देश, इकलौता देश जहां 6 ऋतुओं की सुषमा सौंदर्य प्रकृति ने प्रदान की है। और उसमें वसंत को ऋतुओं का राजा, वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा गया। कवि आपके लिए भीनी भीनी गंध वाली शरद ऋतु का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है वर्षा के समापन से। तो देखिए बच्चों, सबसे तेज बौछारें गईं, अर्थात वर्षा ऋतु में जो कभी बादल के साथ, कभी बिना बादल के वर्षा होती थी, हम जो भयाक्रांत होते थे कि कहीं घर से निकल रहे हैं तो वर्षा भिगो देगी, कवि कहते हैं वो समय गया, वो महीना गया, वो दिन गए। सबसे तेज बौछारें गई यानी वर्षा ऋतु का समापन हो गया है, वर्षा ऋतु खत्म हो गई है। भादो गया हिंदी महीना का नाम है जो वर्षा ऋतु से संबंधित है। सावन भादो ये वर्षा ऋतु का मुख्य महीना होता है। तो कवि कह रहे हैं भादो गया सवेरा हुआ, यानी केवल मौसम में ही परिवर्तन नहीं हुआ, केवल ऋतु में ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि रात का अंधेरा छाटा और जैसे सुबह में प्रकाश होता है, उजाला होता है, उस तरह से वर्षा ऋतु के जाने के बाद शरद ऋतु के आगमन के बीच में जो समय है, उस काल की तुलना, उस काल को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। बच्चों आप देखेंगे उपमा अलंकार का जो वाचक चिन्ह होता है, उसमें जैसा, वैसा, ये वाचक का काम करता है। तो आपके कवि यानी आलोक धनवा शरद ऋतु की सुबह का जो चित्रण किया है, उस सुबह का चित्रण किया है उन्होंने खरगोश की जो आंखें लाल होती है उससे, यानी इस पंक्ति में खास करके खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि आपकी कविता को प्रवाह देते हुए आगे कहते हैं कि वर्षा के जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन सीधे नहीं हो गया। जैसे हम आप घर से बाहर जब चलते हैं, नई जब साइकिल होती है और नए चलाने वाले होते हैं, तो जोश, उत्साह, एक्साइटमेंट के कारण हम न केवल तेज चलाते हैं, घंटी भी अनावश्यक बजाते रहते हैं। ये हमारे उत्साह और उमंग को दर्शाता है। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु के जाने के बाद
और शरद ऋतु के आने के बाद तो शरद ऋतु आया कैसे, इसका उन्होंने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और कहा उसी के लिए ये सारे उपादान, ये सारे बिंब का प्रयोग किया है उन्होंने कि शरद आया यानी शरद ऋतु जो आया है, पुलों को पार करते हुए वर्षा और शरद के बीच का जो दूरी है उसके लिए इन्होंने पुल शब्द का प्रयोग किया है, उस काल के लिए, उस समय के लिए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए जिस तरह से किशोर उम्र के बच्चे माता पिता से नई साइकिल मिलने के बाद बहुत तेज चलाते हैं, उसी तरह से वर्षा के गमन के बाद शरद ऋतु का जो आगमन हुआ है बड़ी तेजी के साथ हुआ है। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आप देख रहे हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अर्थात घंटी बजाने का मतलब है कि अब जो रोग शोक पीड़ा पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का मौसम था वो खत्म हो गया और शरद ऋतु एक से बढ़कर के एक पर्व त्योहार और हमारे उत्सव का समय लेकर के आया है। आगे कहते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से चलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कविता धीरे धीरे अपने चरम पर जा रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जिस तरह से नई साइकिल, मानवीकरण के कारण नई साइकिल पर हर किसी का ध्यान आकृष्ट होता है, उस तरह से शरद ऋतु की जो शुरुआत होती है उसमें हर उम्र के, हर वय के, हर वर्ग के लोगों को शरद ऋतु अपनी ओर खींच रहा होता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी यह शरद ऋतु आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को जो हमारी कक्षा में हैं, इनके बचपन की अवस्था में शरद ऋतु ये संदेश देता है कि आप अब वर्षा के भय से निकलिए, उस पर्दे से बाहर निकलिए और शरद ऋतु का इतना सुहाना मौसम है कि आकर के जमीन से लेकर के छत पर पतंग उड़ाइए। इन बच्चों को एक तरह से शरद ऋतु आमंत्रित कर रहा है। किस बात के लिए? पतंग उड़ाने के लिए। क्यों? ताकि बच्चों में उमंग और उत्साह का संचार हो सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इन दोनों पंक्तियों का प्रयोग कवि ने शरद ऋतु की कोमलता के लिए तो प्रयोग हुआ है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, लेकिन बच्चों इस पंक्ति का अर्थ ये आता है कि आकाश तो मुलायम बनेगा नहीं। बच्चों में जो मासूमियत होती है, उनकी जो कोमलता होती है, उनकी जो निर्मलता होती है, उस बच्चों के बचपन की पवित्रता को कवि ने शरद ऋतु में रूपक के रूप में डालने का काम किया है और इसलिए इन्होंने लिखा है कि आकाश को इतना मुलायम बना। जितने मुलायम हमारे बच्चे हैं, जितने मासूम हमारे बच्चे हैं, कवि की नजर में आकाश तक वह मुलायम का एक क्षेत्र सा बन गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। क्या है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज? सिंपल बात है, पतंग। क्योंकि उसका वजन कितना होता है बताने की जरूरत नहीं है। कागज, बांस की कमची से और धागा, बस इतनी ही चीज तो उसमें लगे हुए होते हैं। तो कवि कह रहे हैं दुनिया की सबसे हल्की, यानी पतंग चीज जरूर है, बाजार में वो एक सामान के रूप में जरूर बिकती है पतंग, लेकिन उसका वजन इतना हल्का है और इसको अगर आप जोड़ सकें तो बच्चों की जो उम्र होती है वह इतनी उछल कूद वाली होती है कि पतंग से उसको बराबर कर दिया गया। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग इस शरद ऋतु के आगमन पर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज कहा गया है पतंग को, और कवि का इशारा है बच्चों के चहलकदमी से, बच्चों के बचपना से, बच्चों के खेलकूद से। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके,
कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितली शब्द का प्रयोग कवि ने बच्चों के लिए किया है। तो जिस तरह से शरद ऋतु में तितलियां आकाश में झुंड के झुंड उड़ने लगती है, कवि का कहना है कि हमने देखा है शरद ऋतु के आगमन पर बच्चे इसी तरह से तितलियों की तरह झुंड बना बना करके अपना अपना पतंग लेकर के और निकल पड़ते हैं मैदान में छतों पर पतंग उड़ाने के। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यानी जिस तरह से कपास, रुई मुलायम होता है, कवि ने कहा है कि शरद ऋतु का मौसम भी वैसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का बचपना भी कपास से संबंध रखता है। जितना मुलायम कपास होता है, बच्चों का बचपन जिंदगी की तमाम अवस्थाओं में, तमाम पड़ाव में सबसे ज्यादा मुलायम होता है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों का जब जन्म होता है तो शुरुआत में उनके मुंह में जो दूध डाला जाता है, उसके लिए कपास ही यानी रुई ही साधन का काम करता है। तो कपास से बच्चों का निकटता, उनका जो संबंध है, उसको कभी बता रहे हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं, उसके साथ ही कपास उनका जीवन साथी बन जाता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अर्थात दुनिया के सारे सुख साधन हमारे बच्चों के पैरों के पास, अर्थात उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। इससे बच्चों की जो निश्चलता है उसको कवि बता रहे हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, ये बच्चों का स्वभाव होता है कि वे आगे पीछे नहीं सोचते, आगे पीछे नहीं देखते, बस उनमें तो ऊर्जा होती है। और नई दुनिया में जब आते हैं, जब नए नए चेहरे देखते हैं, नई नई स्थितियां देखते हैं, बेतहाशा दौड़ते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ ठोकर लगेगी, कहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दुनिया को तो वो जानते नहीं है, वो तो बच्चे हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेउपसर्ग, सुध मतलब होश, चेतना, बेसुध यानी बिना होश के, यानी खूब तेजी में बच्चे दौड़ते हैं बिना परवाह किसी बात की किए हुए। छतों को भी नरम बनाते हुए कवि फिर से छत का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि बच्चों का पैर जब छत पर पड़ता है तो बेशक छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट से ढाला हुआ छत हो, लेकिन बच्चों का पैर पड़ने के कारण क्या हुआ है कि छत भी मुलायम सी हो गई है। बच्चों का प्रभाव कठोर छत पर कवि ने देखिए कैसे आपके लिए प्रस्तुत किया। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी बच्चे जब छत पर पतंग उड़ाने के लिए आते हैं तो दिशाओं से जो मीठी मीठी भीनी भीनी गंध आती है, वो ऐसा लगता है जैसे दूर कोई कुशल कलाकार मृदंग या ढोलक बजा रहा हो। इस तरह से कवि का ध्यान आकर्षित होता है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, बच्चों के चलने, दौड़ने, तेज चलने को कवि ने पेड़ की डाल के लचक ऊपर नीचे करने से तुलना किया है। कहते हैं, फिर से सुनिए पंक्ति को, कि जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, वे सर्वनाम आया है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डाल की तरह, उपमा अलंकार, डाल से तुलना किया, किस चीज का? लचीले वेग से। बच्चों की चाल की तुलना पैरों की डाल के लचकने से कवि कर रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के किनारों को खतरनाक क्यों कहा? क्योंकि बच्चे इससे अनजान हैं कि छत की कोई सीमा होती है। वो तो बस दौड़ जाएंगे और हो सकता है कि छत के बाहर गिर भी जाएं। अलग बात है कि बच्चे गिरते नहीं हैं इस कविता में। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, यानी छत, पतंग से जो उनका संबंध है वो
पतंग आकाश में उड़ रहा है, उसकी दिशा ऐसी हो जाती है कि बच्चे गिरते गिरते बच जाते हैं और इसका सारा क्रेडिट जाता है, इसकी सारी उपलब्धि जाती है पतंग को, जो बच्चों को धागे की सहायता से अपनी ओर खींच लेते हैं। क्या कल्पना किया है कवि ने आपके लिए। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बताया आपको कि भला पतंग और धागे का क्या औकात, लेकिन कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चे छत पर इधर उधर बेसुध चलते हुए कहीं गिर न जाएं, और जब गिरने को होते हैं तो इस पतंग का आकर्षण और पतंग से बच्चों का जो स्नेह रूपी धागा है वह बच्चों को छत पर से नीचे गिरने से रोक लेता है। पतंग से बच्चों के बचपन की तुलना एकदम बराबरी करते हुए, मानवीकरण करते हुए कवि आपको बता रहे हैं पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे सर्वनाम आया बच्चों के लिए, यानी पतंग आकाश में जैसे जैसे ऊपर उड़ता है बच्चों का उत्साह, उमंग, उनकी खुशी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र कहते हैं हमारे शरीर में जो रोआ निकला हुआ होता है, रोम, उस जहां से वो निकलता है उसको रंध्र कहते हैं, छोटे छिद्र को। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चे, उड़ना शब्द का प्रयोग किया है, फिर मानवीकरण हुआ, क्योंकि बच्चे उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी खुशी और उनका उमंग जो है उसको कवि ने उड़ना कहा है। अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं, अगर मान लिया मैथ्स की भाषा में कि अगर बच्चे कभी छत पर गिरते भी हैं धोखे से, तो कहते हैं और वो बच जाते हैं, और गिर करके ये बच्चे छत पर जब गिरते हैं या छत से गिरते हैं तो उसके बाद जो उनका उत्साह होता है, गिरने के बाद वो पूरा उनके आत्मविश्वास को, आत्मबल को और बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें एक अंदाजा हो जाता है कि इससे ज्यादा अगर हम दौड़ेंगे तो फिर गिर जाएंगे। इसलिए उसका जो ज्ञान होता है वो उनमें एक परिपक्वता ला देता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो इस ज्ञान, इस परिपक्वता के साथ कि इस छत में यहां तक हमें दौड़ना है, और वहां तक वो और तेजी से दौड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, और धरती के जितने सुख साधन हैं हमारे इन बच्चों की खुशी के लिए इनके पास आते हैं। बच्चे नहीं बुलाने के लिए जाते हैं, बच्चों का सानिध्य पाने के लिए धरती की सारी खुशियां खुद ब खुद बच्चों के पास आ जाती है। तो बच्चों फिलहाल इतना ही।